सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस। मैं आपको बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जहां पे आप अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं हम लोगों के साथ में, और हम पीरियोडिक बेसिस पे सारे डाउट्स क्लियर करते रहते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जो कि आप टेलीग्राम पे जा कर के जब सर्च करेंगे मैकेनिकल गेट जोन, वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल गेट जोन से आपका सबसे पहला लेक्चर, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस इन द सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास अभी कोई नोटबुक नहीं है तो सबसे पहले ये वीडियो को यहीं रोकिए और एक स्टेशनरी शॉप से जा कर के एक अबाउट 200 पेजेस की एक नोटबुक साथ लेकर के बैठिए, और उस पर सिर्फ आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का ही कंटेंट नोट डाउन करेंगे और किसी सब्जेक्ट का कंटेंट नोट नहीं करेंगे। तो बेटा प्रॉपर नोट्स यहाँ पे हम बनवाएंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, और सीधा का सीधा सारा रिलेशन जो होगा वो गेट से रिलेटेड होगा और उसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो जब साथ ही साथ जब नोटबुक ले लेंगे तो हमारा जो चैनल है उसके नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक है वहाँ पे आपको वर्कबुक का एक लिंक दिया होगा। तो बेटा उस वर्कबुक को आप प्रिंट करा के बाइंडिंग करा लेंगे और अपने साथ लेके बैठेंगे जब भी लेक्चर देखेंगे। तो जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू होता रहेगा हम उसमें से क्वेश्चन उठा उठा करके बीच में से सॉल्व कराते रहेंगे आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर, जिसका नाम है इस इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस। तो बेटा ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल का ग्रुप का लिंक है, ये आप यहाँ से जाकर विजिट कर सकते हैं, और हम लोगों को मैकेनिकल गेट जोन के नाम से यूट्यूब पे सर्च किया जा सकता है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके सिलेबस के बारे में बता देता हूँ। हमारा जो इसका सिलेबस है जो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सारा सिलेबस हम लोगों को डिस्कस करना है, और अभी जो हम पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं उसके अंदर जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा कौन कौन से, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम, फ्री बॉडी डायग्राम एंड इक्विलिब्रियम, और बेटा ये ट्रेसेस एंड फ्रेम्स। ये दो टॉपिक हम स्टैटिक्स के अंदर कवर करने जा रहे हैं। ठीक है। उसके बाद फिर हम बेटा फ्रिक्शन को लेंगे, फिर बाकी कंटिन्यू होता रहेगा इस तरीके से। तो बेटा अभी जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है क्या, इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो बेटा ध्यान से देखेंगे और हमारे साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। engineering, wait a minute, let me check this pen. ओके नाउ अब ठीक है, एक सेकेंड मैं इसको इरेजर से रब कर देता हूँ। राइट। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बेटा सबसे पहले आप एक बात को ध्यान रखेंगे, जो मैं यहाँ पे आपको लिखा रहा हूँ वो अभी आप साथ के साथ लिख लेंगे, और जब मैं बोलूँगा कि रुक जाओ सिर्फ उस टाइम आपको कंसंट्रेट करना है वीडियो के ऊपर। आप बाद में उसको समझने के बाद लिखेंगे अपनी कॉपी में। अभी आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं क्योंकि अभी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, सिर्फ अभी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। ठीक है। तो बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नीचे सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो लिखेंगे स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ rigid bodies, study of the motion of the rigid bodies under the action
ऑफ फोर्सेस। बेटा सारी चीज़ें यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। रिजिड बॉडी क्या होती है, फोर्स क्या होता है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी डिस्कस की जाएंगी। तो बेटा यहाँ पे हमने पढ़ा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ से दो तरीके की स्टडी निकल करके आती हैं, यहाँ से दो तरीके की स्टडी निकल करके आती हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में। सबसे पहले आता है बेटा क्या, स्टैटिक्स। क्या आता है, स्टैटिक्स। स्टैटिक्स इज द स्टडी व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, and the next part is kinetics. The next part is kinetics, and it is the study of a body when it is in motion, when it is in motion. Clear? So the condition of rest is, what do you mean by rest? Means the body is in statics. स्टैटिक्स से हम क्या समझेंगे उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा दो कंडीशंस होती हैं। अगर बॉडी पे लगने वाले नेट फोर्सेस का वेक्टर एडिशन क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है, और बॉडी पे लगने वाले नेट मोमेंट्स या फिर टॉर्क जिसको हम बोल देते हैं वो क्या हो, ज़ीरो हो, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी होती है ये होती है किसमें, रेस्ट की कंडीशन, स्टैटिक्स की कंडीशन में, ठीक है। तो बेटा स्टैटिक्स की कंडीशन को यहाँ पे डिस्कस करने के लिए हमारे पास जो बात हम करेंगे स्टैटिक्स के अंदर वो किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा किसके बारे में, इक्विलिब्रियम के बारे में। व्हाट इज इक्विलिब्रियम। फिर हम बेटा बात करेंगे किसके बारे में, प्लेन ट्रेसेस के बारे में, प्लेन ट्रेसेस के बारे में, ठीक है। काइनेटिक्स के अंदर क्या होता है, हमको बॉडी के मोशन से मतलब होता है, और अगर सिर्फ हम मोशन की ही स्टडी कर रहे हैं, अगर सिर्फ हम मोशन की ही स्टडी कर रहे हैं तो बेटा काइनेटिक्स का वो पार्ट जिसमें सिर्फ मोशन की स्टडी की जाती है उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। उसको बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक्स। और मोशन का वो पार्ट जिसमें हम मोशन के साथ साथ उसकी कॉज को भी हम डील करते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा क्या, डायनेमिक्स। क्या बोलते हैं उसको, डायनेमिक्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बात बताऊँ कि काइनेमेटिक्स के नीचे एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, डेट इज इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ओनली, एंड in dynamics we are going to discuss the motion along with its cause, with its cause, कि किस कारण से मोशन हो रहा है, उस मोशन का रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट मोशन। सो बेटा काइनेमेटिक्स के अंदर जो पैरामीटर्स हम डिस्कस करते हैं वो होते हैं क्या क्या, एक तो होगा क्या, पार्टिकल का पोजीशन जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, उस पार्टिकल का जो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो चेंज कर रहा है उसको कहते हैं क्या, वेलोसिटी, और साथ ही साथ जो वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज है जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, काइनेमेटिक्स के अंदर। लेकिन बेटा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, इन सारे पैरामीटर्स के साथ में हम जोड़ दें अगर किसको, फोर्स को, फोर्स की भी स्टडी जब हम करने लगें तो बेटा होगा क्या, वो हो जाती है क्या, डायनेमिक्स, ठीक है, वो हो जाती है डायनेमिक्स। तो स्टैटिक्स के अंदर हमको बेटा इक्विलिब्रियम और प्लेन ट्रेसेस के बारे में पढ़ना है। अब मैं अगर आपको बताऊं किसके बारे में, डेट इज़ काइनेटिक्स के बारे में, तो काइनेटिक्स के बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सारी बातें हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो काइनेटिक्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे बेटा क्या, ट्रांसलेशन के बारे में, ट्रांसलेशन के बारे में, बेटा फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मतलब पूरा सिलेबस आपका मैकेनिक्स का यहाँ पे कवर हो जाएगा। फ्रिक्शन के बाद बेटा हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में, सर्कुलर मोशन के बारे में।
फिर हम बात करेंगे किसके बारे में, इम्पैक्ट एंड कोलिजन्स के बारे में। इम्पैक्ट एंड कोलिजन्स के बाद बेटा हम बात करेंगे किसके बारे में, रोटेशन के बारे में, रोटेशन के बारे में। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे, रोटेशन के बाद हम डिस्कस करेंगे जनरल मोशन को, जिसमें सबसे ज़्यादा हवा टाइट होती है बच्चों की वाइल स्टडिंग द इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। बेटा जनरल मोशन क्या होता है, जनरल मोशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ठीक है, पहले ट्रांसलेशन रोटेशन अलग अलग पढ़ना है, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो रिजल्टेंट मोशन आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं जनरल मोशन, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा जो पार्ट बचता है डेट इज़ वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको डिस्कस करेंगे। और बेटा जो न्यूली एडेड पोर्शन है डेट इज़ फ्रिक्शन, उसके साथ साथ इसके क्या करना है, हमको एप्लीकेशन भी करना है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है एक डेट इज़ लैग्रेंजियन इक्वेशन। और एक और पार्ट बचा बेटा जिसका नाम है क्या, वर्चुअल वर्क, ये भी हम कवर करेंगे बाद में। ठीक है, ये भी हम कवर करेंगे बाद में। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द रिजिड बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब बेटा यहाँ पे जो मैकेनिक्स की स्टडी होती है वो होती है दो तरीके से, जब बॉडी रेस्ट में हो या बॉडी मोशन में हो। जब बॉडी रेस्ट में होती है तो उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। जब बॉडी मोशन में होती है तो उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। बेटा स्टैटिक्स के अंदर अभी आपको इस पार्ट पे ध्यान नहीं देना है, अभी हम इसके अंदर डिटेल डिस्कशन करेंगे इन दोनों टॉपिक का। इट इज़ नॉट फोर्स जीरो, नेट टॉर्क जीरो। ठीक है, अभी आप बस ये समझिए कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैकेनिक्स का वो किस तरीके से है। ठीक, इसके बाद फिर हम बेटा यहाँ पे डिस्कशन करेंगे किसके बारे में, काइनेटिक्स के बारे में। तो काइनेटिक्स की स्टडी जो होती है वो होती है दो तरीके से, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ मोशन के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं, डेट इज पोजीशन वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, एक्सेलरेशन वेक्टर। डायनेमिक्स के अंदर हम मोशन के पैरामीटर्स के साथ साथ उन मोशन के पैरामीटर को कॉज करने वाला जो कंपोनेंट है डेट इज फोर्स, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो यह हो जाता है डायनेमिक्स। बेटा स्टैटिक्स के अंदर हमको इक्विलिब्रियम और प्लेन ट्रेसेस को कंप्लीट करना है, और काइनेटिक्स के अंदर हमको बेटा ट्रांसलेशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, इम्पैक्ट, कोलिजन, रोटेशन, जनरल मोशन, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने ओवरऑल आपको व्यू दे दिया कि हम यहाँ पे क्या क्या करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन को रोकता हूँ और यहाँ पे आप देखेंगे अगर आपका कोई पॉइंट रुक रहा हो लिखने से तो आप उसको लिख लेंगे। तो आप देखते रहिए, जो जो आपका पॉइंट मिस ना हो रहा हो। ये देखिए, तो चलिए बेटा अब शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट पोर्शन जिसका नाम है नेक्स्ट टॉपिक। सबसे पहले जो हम यहाँ पे डिस्कस किया था, दो चीज़ों का यहाँ पे हमने डिस्कशन किया था बच्चों, और वो दो चीज़ें क्या क्या थी, वो क्या क्या थी मैं बताता हूँ। वो थी एक बेटा रिजिड बॉडी, ये बेटा रिजिड बॉडी के बारे में हमने डिस्कस किया था। एक वर्ड आ रहा था रिजिड बॉडी, और एक बेटा आ रहा था वर्ड फोर्स। तो बेटा इन दोनों चीज़ों को यहाँ पे हम समझते हैं कि रिजिड बॉडी और फोर्सेस के बारे में यहाँ पे हम थोड़ा सा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिजिड बॉडीज़। रिजिड बॉडी क्या होती है इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, राइट। ओके, so we are going to start the next part. ओके, ना बेटा रिजिड बॉडी को समझने के लिए आप कंसीडर करिए कि बेटा ये है एक आपके पास कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का एक ऑब्जेक्ट, ये कोई आर्बिट्रेरी शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, और मैं यहाँ पे बेटा दो पॉइंट मार्क कर देता हूँ। एक पॉइंट बेटा मैंने ये मार्क कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने ए। दूसरा एक ये पॉइंट मैंने मार्क कर दिया बेटा और इसको मैंने नाम दे दिया बेटा बी। ठीक है,
यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, एक बात करूँ इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसके बारे में, ये होगा क्या, डिस्टेंस बिटवीन बी एंड ए, ये हमने इस वेक्टर से यहाँ पे दिखा दिया। ठीक, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं किसके बारे में, रिजिड बॉडी के बारे में। बेटा अभी लिखेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ पे ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अभी लिखेंगे नहीं कॉपी में, सिर्फ ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हमने बोला क्या बोला कि इस बॉडी पे n नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं। लेटेस्ट से एक फोर्स ये आया बेटा जिसको हमने बोल दिया F1। अभी आप सिर्फ फोर्स को ये समझिए इस तरीके से, ये आया दूसरा फोर्स दैट इज F2, या आया बेटा F3, इस तरीके से फोर्स। ठीक है, इस तरीके से अप टू सो ऑन। यहाँ पे बेटा एक फोर्स लग रहा है और ये लग रहा है Fn, ये लग रहा है Fn। ठीक है, रिजिड बॉडी की बेटा प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होता, चाहे कितना भी आप फोर्स लगा दें। लेट अस से कि ये जितने भी फोर्सेस हैं डेट इज F1, F2, F3, Fn, ठीक है, ये जो सारे फोर्सेस हैं, लेट अस से कि इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ये है इनका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में, जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है क्या, Fr से। Fr इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस ऑल फोर्सेस दैट इज F1, F2, F3। बेटा अगर ये बॉडी कंस्ट्रेंड नहीं है, कंस्ट्रेंड का मतलब अगर ये बॉडी मतलब फ्रीली पड़ी हुई है एक अपने प्लेन में, तो बेटा होगा क्या कि ये बॉडी ना डिस्प्लेस करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जो रिजल्टेंट डायरेक्शन होगा, अप्लाइड फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, उस डायरेक्शन में ये बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। देखो ये बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगी। लेट अस से कि जैसे ही हमने फोर्स लगाया उसका रिजल्टेंट ये आया, तो dt टाइम के बाद बेटा ये बॉडी जो है यहाँ से खिसक करके यहाँ आ गई, देखो इस तरीके से ये बॉडी आई। ठीक है, तो बेटा ये था फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी के ऊपर। तो बेटा यही पॉइंट अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो ये पॉइंट ए खिसक करके कुछ यहाँ आ गया होगा, ये हमारे पास आ गया होगा पॉइंट नंबर ए। और बेटा ये वाला जो पॉइंट है डेट इज पॉइंट नंबर बी, वो खिसक करके यहाँ आ गया होगा। ये बॉडी रिजिड बॉडी है, इसका मतलब इसके अंदर चाहे कितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स लगा देंगे, इसके अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन का मतलब ये बॉडी कंप्रेस नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो नेट फोर्स है बेटा कंप्रेसिव है इन नेचर। देखो यहाँ पे, सॉरी मेरी मिस्टेक, यहाँ कंप्रेसिव नहीं बता सकते क्योंकि क्या है, बॉडी फ्री है। ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है कि जो रिजल्टेंट है वो है ये वाला, तो इस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर गई, आगे की तरफ मूव कर गई। ठीक है, अब ये जो पोजीशन वेक्टर था ये वाला, डेट इज पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यही पोजीशन वेक्टर मैं यहाँ पे बेटा फिर से बना रहा हूँ और मैं इसको नाम देता हूँ क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया डैश। अब बेटा एक बात को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बॉडी रिजिड है, अगर ये बॉडी रिजिड है तो इसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब बेटा ए और बी के बीच में जितनी पोजीशन पहले थी फोर्स लगने के, वही पोजीशन ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वही सेम रहेगी फोर्स लगने के बाद भी। इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ होगी, ये वाली जो चीज़ होगी, ये होगी बराबर, ये होगी क्या, बराबर। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि अब बॉडी, अब यहाँ पे आप देखो, इसको पहले बना लो और यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे एक सर्किल बना करके लिख लेना, नो डिफॉर्मेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, उसके बाद में आप पहले यहाँ पे इसको डायग्राम को बना लो, उसके बाद इस पॉइंट को लिख लेना, नो डिफॉर्मेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस।
उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी लाइन लिखाऊंगा, ठीक है। तो लिखो, पहले इसको बना लो, आई होप आपने बना लिया होगा। अब लिखो, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative positions if the relative positions of any two particles in it अगर स्पीड आपको तेज़ लग रही हो तो वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे ही लिख लेंगे फिर से वीडियो को रिज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो रिजिड बॉडी में आपने हेडिंग लगाई होगी और लिखा होगा अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड इफ द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी टू पार्टिकल्स इन इट डू नॉट चेंज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस, ठीक है। तो बेटा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर हमको जो एनालिसिस करनी है बेटा, इन्हीं बॉडी की मैकेनिक्स को हमें पढ़ना है, रिजिड बॉडी की मैकेनिक्स को हमको पढ़ना है, ठीक है बेटा। रिजिड बॉडी के अलावा होती हैं इलास्टिक बॉडीज़ के अंदर होती हैं क्या, डिफॉर्मेशन। अब वो डिफॉर्मेशन देखो, ये आपने लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा आगे, जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे दूसरे सब्जेक्ट में। रिजिड बॉडी के अलावा होती हैं हमारे पास क्या, इलास्टिक बॉडीज़। इलास्टिक बॉडी के अंदर क्या होता है, फोर्स लगाने पे क्या होता है बच्चों, उसके अंदर होता है डिफॉर्मेशन जो होगा वो दो तरीके का हो सकता है, या तो होगा इलास्टिक डिफॉर्मेशन या होगा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन को बेटा हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स के अंदर, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे बेटा जब हम लोग प्रोडक्शन पार्ट डील करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे कि रिजिड बॉडीज़ के बारे में हमने ये पढ़ा, हमने एक लाइन लिखाई, अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड if the relative position of any two particles in it do not change under the action of forces। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, जो कि हमने मार्क किया था रिजिड बॉडीज़ के बाद, डेट इज़ फोर्सेस। क्या मार्क किया था, फोर्सेस। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्सेस के बारे में डिस्कशन। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं फोर्सेस के बारे में, राइट। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फोर्सेस। बेटा सबसे पहले एक बात बताएं, जो आपने बचपन में डेफिनेशन पढ़ी थी ना फोर्स की, अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स, सबसे पहले उसको भूल जाओ। वो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन नहीं है करेक्ट फोर्स की डेफिनेशन आज जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो आपको याद रखनी है। अगर इंटरव्यू में पूछ ले तो फोर्स की वही डेफिनेशन बतानी है जो आज यहाँ पे आपको बताई जाएगी। तो बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना हेडिंग, फोर्स। क्लियर? The concept of force is used to explain mutual interaction between two material bodies as the action of one body on another। अब क्या अंग्रेजी बोल दिया, इसको समझना है, ठीक है। सबसे पहले आप एक बात देखो, सबसे पहले आप फोर्स की डेफिनेशन लिखो कि इट इज़ द एक्शन, इट इज़ the action of one body on another ये है बेटा फोर्स की डेफिनेशन, इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। बेटा होता क्या है कि दो बॉडीज़ हैं, उनके बीच का जो म्यूचुअल इंटरेक्शन है वो होता है डिफाइन बाय द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। फॉर एग्जांपल
लेटस से कि ये बेटा क्या है, ये है हमारी अर्थ, ये है हमारी अर्थ, ठीक है, ये है हमारी बच्चों अर्थ। और यहाँ पे बच्चों क्या है, अर्थ के पास, अर्थ के ऊपर यहाँ लगा हुआ है एक एप्पल का ट्री, यहाँ लगा हुआ है एप्पल का ट्री। और ये जो एप्पल का ट्री है बच्चों, ये जो एप्पल का ट्री है, यहाँ पे इसके नीचे बैठे थे हमारे साइंटिस्ट न्यूटन, ठीक है। तो बेटा हुआ क्या कि मान लो किसी तरीके से ये जो एप्पल था ये नीचे गिर रहा था, ठीक, बस इतना याद रखें। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या, ये जो हमारे पास एप्पल है, ये हमारे पास एप्पल है, ठीक है, वो नीचे गिर रहा है। हम यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं कि ग्रेविटी की खोज कैसे हुई, हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं जो म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर इस एप्पल का मास बेटा m होगा, तो इस एप्पल के ऊपर बेटा ये अर्थ जो होगी ना, ये फोर्स लगा रही होगी जिसका मैग्नीट्यूड होगा mg के बराबर, ठीक। सो ये बेटा क्या है, ये है क्या, एक्शन। ये किसका एक्शन है, अर्थ का एक्शन है ऑन दिस एप्पल। द एक्शन ऑफ अर्थ ऑन दिस एप्पल इज अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ mg, ठीक है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक। ये है बेटा होगा क्या कि दो म्यूचुअल बॉडी हैं, दो, अगर म्यूचुअल इंटरेक्शन हो रहा है दो बॉडीज़ के बीच में, तो बेटा अगर एक के ऊपर एक्शन है तो दूसरे के ऊपर एक रिएक्शन भी होगा, ठीक है। एक के ऊपर एक्शन है तो दूसरे के ऊपर रिएक्शन भी होगा। मतलब अगर ये mg फोर्स लग रहा है इस एप्पल के ऊपर, तो बेटा ये एप्पल भी इस अर्थ पे, इस अर्थ पे mg फोर्स लगाएगा इस तरीके से। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आज से आप जो डेफिनेशन याद रखेंगे फोर्स की, वो रखेंगे क्या, इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी, ठीक है। इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर बॉडी। तो इस सब को बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लाइन लिखेंगे, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं फोर्स का और आगे, राइट, ओके। तो बेटा फोर्स में हमने लिखा इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। इसके बाद फिर हम बेटा बात करेंगे कि फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है, फोर्स को डिफाइन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बेटा लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, टू डिफाइन अ फोर्स, टू डिफाइन अ फोर्स, हम लोगों को तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फोर्स को डिफाइन करने के लिए। वो तीन चीज़ें क्या हैं, वो हैं आपकी स्क्रीन के सामने। बेटा पहला है मैग्नीट्यूड। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, ठीक है। बेटा ये क्या है, दूसरा जो हमको ज़रूरत पड़ती है हो गया डायरेक्शन की। ये क्या है बेटा, डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है हमको। और जो आखिरी पॉइंट है डेट इज़ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस उस बॉडी पे किस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये भी बहुत ज़रूरी होता है जानना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। सो फोर्स को डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये सारा पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम एक एक करके सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि कैसे क्या होता है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को समझने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे कपल के बारे में, टॉर्क के बारे में, तब आपको समझ में आएगा कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से भी फोर्स को मतलब होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बेटा बता देते हैं। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो ये बेटा एक हमारे पास क्या है, सरफेस है, ये हमारे पास एक सरफेस है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक बॉडी रखी हुई है, और ये जो बॉडी है
फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटस से कि आपने क्या किया, एक फोर्स लगाया इस बॉडी पर, ठीक है, ये बॉडी पर आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा था उस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, इस बॉडी की जो वेलोसिटी होगी ना वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्शन, यहाँ पे आपने फोर्स लगाया तो आपको यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, वेलोसिटी, आपको वेलोसिटी बढ़ती हुई आपको दिखेगी। क्यों बढ़ती हुई दिखेगी वो अभी हम आपको आगे बताएंगे। बस अभी आप इतना समझें अपने कॉमन एक्सपीरियंस से कि जो जिस डायरेक्शन में बॉडी चल रही है उस डायरेक्शन में जब आप उस बॉडी के ऊपर धक्का लगाओगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेटा F1 फोर्स को कंसीडर करो। अगर बेटा क्या करोगे, F2 फोर्स लगाओगे उसी डायरेक्शन में और इस तरीके से कि बेटा F2 की वैल्यू F1 से बड़ी होगी, तो बेटा इसकी वेलोसिटी ना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। तो आप समझ रहे हो कि डायरेक्शन कौन सी है, सेम है डायरेक्शन किसके, मोशन के अलोंग है। और यहाँ पे हमने क्या दिखाया है, मैग्नीट्यूड के बीच का अंतर दिखाया है कि F2 इज़ ग्रेटर देन F1, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वेलोसिटी जो है एक फोर्स के केस में कम रेट से बढ़ रही थी और जिसमें फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा थी, मतलब जिसमें मैग्नीट्यूड ज़्यादा था, उसमें वेलोसिटी ज़्यादा रेट से बढ़ रही थी। अब कंसीडर करो बेटा दूसरा केस कंसीडर करो, और वो केस क्या है बच्चों, केस ये है कि यहाँ पे अब आपने क्या किया, फोर्स को डायरेक्शन के अलोंग न लगा के डायरेक्शन के अपोजिट लगाया इस तरीके से। यहाँ पे बेटा क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया फोर्स का। अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो होगा क्या बेटा, अगर जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पकड़ के खींचो तो बेटा क्या होगा, उसकी वेलोसिटी में रिडक्शन देखने को मिलेगा। तो बेटा इस फोर्स का इफेक्ट इस बॉडी पे क्या है बेटा, वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर F2 फोर्स लगाओगे इस तरीके से कि F2 के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो इसकी वेलोसिटी ज़्यादा तेज़ी से कम होगी, मतलब कम टाइम में ये क्या होगा, रेस्ट में आने की कोशिश करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि डिसाइड करती हैं फोर्स के बारे में, जैसे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के बारे में हमने बताया था कि अभी आपको पेशेंस रखना है, जब हम डिस्कशन करेंगे कपल का तब हम आपको बताएंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कैसे फोर्स का इफेक्ट देखा जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जितना भी अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है फोर्स के बारे में, अगर आपका कोई भी पोर्शन यहाँ पे रह गया हो तो वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो अभी हमने फोर्स के बारे में इतना आपको बताया गया है, तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। राइट। बेटा यहाँ पे अभी हमने क्या किया, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो देखी फोर्स की, वो क्या देखी कि फोर्स क्या है बेटा, एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसका साथ एक डायरेक्शन भी है जो कि इसको डील कर रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड अलोंग विद द डायरेक्शन क्या होता है बेटा, एक वेक्टर होता है, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, क्लियर। टू प्रेडिक्ट हाउ अ फोर्स अफेक्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी वी मस्ट नो इट्स मैग्नीट्यूड, direction, and the point on the body where the force is applied, it is the point of application, clear. This point is known as the point of application of the force, clear. Next, okay, बेटा यहाँ पे अब हम बात करने जा रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन के बारे में। देखो होता क्या है, ये आर्बिट्रेरी शेप की कोई बॉडी है, ठीक है। इस पॉइंट पे बेटा क्या है, आपने क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। इस पॉइंट पे आपने क्या लगाया है बेटा, एक फोर्स लगाया है F, ठीक है। सो द डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स बोथ डिसाइड्स द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। बेटा ये वाली जो लाइन होगी,
जिसके अलोंग ये फोर्स लग रहा है इन ए गिवन डायरेक्शन, ये क्या होगी बेटा, ये होगी लाइन ऑफ एक्शन। क्या होगी ये, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स। क्लियर। तो इसको आप छोटा सा बना लेंगे कॉपी में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में। राइट। ओके, सो बेटा हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस यहाँ पे आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, सबसे पहले हम यहाँ पे बेटा बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, ग्रेविटी के बारे में। ग्रेविटी, जिसको कि कुछ लोग वेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ग्रेविटी के बारे में, वेट के बारे में। ये क्या होता है, द नेट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। ठीक है, किसके ऊपर लगता है, बॉडी के ऊपर। कौन लगाती है, अर्थ लगाती है। ठीक, द ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम द अर्थ एक्ट्स ऑन द एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर ये आपके पास क्या है बच्चों, एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, तो बेटा होगा क्या कि इस बॉडी का जो ये जो बॉडी है ये कंटिन्यूस मास सिस्टम से मिलकर के बनी हुई है। मतलब कंटिन्यूस पार्टिकल होंगे यहाँ पे, जिसका क्या होगा, अलग अलग मास होगा। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ये क्या होता है, हर पार्टिकल पे लगता है, बॉडी के हर पार्टिकल पे लगता है। लेटेस्ट से इस पार्टिकल का मास है m1, तो बेटा इस पे m1g लग रहा होगा। इस पार्टिकल का है m2, इसका m2g लग रहा होगा। इसका है m3, तो m3g हर पार्टिकल पे लगेगा। ठीक है, हर पार्टिकल पे लगेगा। तो बेटा ये क्या कहलाया जाता है, इस तरीके का फोर्स क्या कहलाया जाता है, ये कहलाया जाता है क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स। हमने बात की थी, जब हम बचपन में हमने बात की थी किसके बारे में, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, है ना। सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। बेटा ये क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं, इनका एक सेंटर ऑफ मास होगा, जहाँ पे हम पूरी बॉडी का मास को एज्यूम करते हैं कि सारी बॉडी का मास यहाँ पे टिका हुआ है। लेट अस से कि ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास। तो बेटा होगा क्या, यहाँ पे जो फोर्स लगेगा, पूरी बॉडी पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, लाइक दिस। और इसको बोलेंगे हम mg, इसको बोलेंगे हम mg। और ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगा ये अब। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वेयर वी कैन एज्यूम दैट द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज एक्टिंग, ये है पॉइंट, वो इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, क्लियर। तो इसको आपको समझ में आया, क्लियर है। ये mg फोर्स किस पे लगाया है, ये mg फोर्स किसने लगाया है, किस पे लगा है, ब्लॉक पे लगा है। किसने लगाया है, अर्थ ने लगाया है, अर्थ ने लगाया है। तो इसको यहाँ पे आप याद रखें। दूसरा जो तरीके का फोर्स यहाँ पे हम डील करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं टेंशन इन स्ट्रिंग्स। क्या डील करने जा रहे हैं बच्चों, टेंशन इन स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो इस यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टेंशन इन स्ट्रिंग्स। वैसे ये स्ट्रिंग्स लिखना यहाँ पे ठीक नहीं रहेगा, रुको, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स को हटाता हूँ, बस यहाँ पे टेंशन फोर्स यहाँ पे लिखते हैं सिर्फ। ठीक है, ये यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, टेंशन के बारे में। ठीक बेटा, स्ट्रिंग होगी या कोई भी फ्लेक्सिबल कनेक्टिंग लिंक होगी, जैसे कि थ्रेड है या चेन है,
जो कि फोर्स को ट्रांसमिट करने के काम में आती है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के कारण क्या होता है बच्चों कि स्ट्रिंग जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिंग एक्शन का काम करती है, पुश नहीं कर सकती स्ट्रिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई आपके पास बेटा ब्लॉक है, ये आपके पास क्या है, एक ब्लॉक है, तो बेटा यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, स्ट्रिंग लगा रखा है, यहाँ पे आपने क्या लगा रखा है, स्ट्रिंग लगा रखा है, और आप यहाँ पे बेटा इसको पकड़ के क्या कर रहे हो, खींच रहे हो। तो बेटा इसको खींच करके अपनी तरफ तो ले आओगे, लेकिन इसमें धक्का दे करके इसको यहाँ नहीं लेके जा सकते ना, ऐसा नहीं होगा। तो होता क्या है कि स्ट्रिंग जो होती है इसके अंदर क्या होता है, टेंशन जनरेट होता है। ठीक है, ड्यू टू इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल होती है ना, क्या होगा बेटा, जैसे ही तुम इसमें धक्का मारोगे ये ऐसी हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, फोर्स ट्रांसमिट कर ही नहीं पाएगी। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा सिर्फ पुलिंग एक्शन के काम में आती है। ठीक, ये यहाँ पे आपको बात समझ में आई होगी। सो ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी अ स्ट्रिंग कैन बी ऑलवेज यूज्ड फॉर पुलिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू द, जब हम यहाँ पे थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, बस आप बचपन में थर्ड लॉ पढ़ के आए हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ होगा क्या कि कनेक्टेड बॉडी जो होगी मस्ट ऑल्सो अप्लाई एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग विच मेक्स द स्ट्रिंग टॉट। देखो होता क्या है कि आप इसको पकड़ के खींचोगे, जब आप इसको पकड़ के खींचोगे, ठीक है, एफ फोर्स से, तो बेटा ये जो कनेक्टिंग बॉडी होगी ना, ये भी इस स्ट्रिंग को पकड़ के खींचेगी अपनी तरफ एफ फोर्स से, जिसकी वजह से बेटा ये स्ट्रिंग के अंदर टाइटनेस बनी रहेगी, स्ट्रिंग के अंदर टाइटनेस यहाँ पे बनी रहेगी। तो ये होता है टेंशन फोर्स। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे टेंशन फोर्स के बारे में डिस्कशन किया। नाउ दूसरा क्या केस है बेटा, ये तो हो गया पुलिंग का केस। अब हम यहाँ पे बेटा डिस्कशन करने जा रहे हैं दूसरा, अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं दूसरा, डेट इज़ कि यहाँ पे बेटा क्या है, ये है हमारे पास एक पुली। पुली आप सब समझते होंगे, इस तरीके से हमारे पास क्या है बेटा, एक फिक्स्ड वॉल है ऊपर की तरफ, और बेटा यहाँ पे क्या लगी हुई है, एक पुली लगी हुई है इस तरीके से, ये लगी हुई है हमारे पास एक पुली। ठीक, तो बेटा पुली इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग अ व्हील विच कैन रोटेट फ्रीली ऑन इट्स एक्सेल। बेटा ये क्या है, इस पुली का एक्सेल है, और ये एक्सेल जो है बेटा रिजिडली माउंट होता है किससे, सीलिंग से। अब इस पुली के दोनों तरफ क्या होती है बेटा, स्ट्रिंग पास होती है, इस पुली के दोनों तरफ क्या होती है, स्ट्रिंग पास हो रही होती है। ठीक, क्लियर? तो ये है हमारे पास यहाँ पे पुली। तो बेटा होगा क्या कि यहाँ पे हम लगा देते हैं कुछ आर्बिट्ररी शेप के दो ब्लॉक्स, जो कि क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट m1 मास को और m2 मास को। ठीक है, m1 मास को और m2 मास को। अगर बेटा ये पुली क्या होगी, फ्रिक्शनलेस, अगर ये बेटा क्या होगी पुली, फ्रिक्शनलेस, और क्या होगी बेटा, मासलेस। ये अभी हम डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे रोप्स एंड बेल्ट ड्राइव के बारे में, तब हम वहाँ पे इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि फ्रिक्शन के इफेक्ट से टेंशन में क्या अंतर पड़ता है। तो बेटा होगा क्या कि इसके अंदर यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे बेटा फोर्स लग रहा होगा अर्थ की वजह से, m1g और m2g इनके ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे बेटा जो टेंशन लगेगा स्ट्रिंग का, वो लगेगा यहाँ पे इस तरीके से, डेट इज टी। और पूरी रोप में यूनिफॉर्म टेंशन टी ही लगेगा जब तक कि ये पुली फ्रिक्शनलेस और मासलेस है। अगर मैं यहाँ पे आपको एक सेक्शन कट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि ये जो आपने सेक्शन यहाँ पे कट किया, तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या कि ये है आपके पास पुली, ये है आपके पास ये वाला सेक्शन, जो कि इस सेक्शन जो एक्स सेक्शन है इसके ऊपर का हिस्सा। तो बेटा ये भी आपको यहाँ पे टेंशन में देखने को मिलेंगे इस तरीके से, क्योंकि अभी हमने बताया था ऊपर बताया था कि अगर आप इसको F4 से खींचोगे तो ये भी स्ट्रिंग को F4 से खींचेगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग टाइट बनी रहती है। ठीक है, तो बेटा क्या हो रहा है कि ये अगर इसको नीचे खींच रहा है तो ये इसको ऐसे ऊपर खींच रहेगा, जिसकी वजह से इसके अंदर टेंशन बनी रहेगी सेम।
तो यहाँ से आपको टेंसाइल फोर्स समझ में आया होगा, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन समझ में आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, हमने ग्रेविटी की बात की, उसके बाद फिर हमने यहाँ पे बेटा टेंशन की बात की। अब हम बेटा यहाँ पे अगली बात करने जा रहे हैं किसके बारे में, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बेटा, नॉर्मल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, और ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो जो थर्ड नंबर का फोर्स जो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन बेटा, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं तो क्या होता है, हम देखते हैं एक केस के थ्रू। जैसे यह है हमारे पास बेटा एक सरफेस, यह है बेटा हमारे पास क्या, एक सरफेस। इस सरफेस के ऊपर लेटस से क्या रखा हुआ है बेटा, एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये रखा हुआ है बेटा एक ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये वाला हिस्सा, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जूम करके, तो बेटा होगा क्या कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से का हर पॉइंट फ्लोर के साथ बेटा कांटेक्ट में होगा इस तरीके से, ठीक है। तो बेटा फ्लोर पे अगर ये फोर्स लगा रहा है तो बेटा फ्लोर भी इसके ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक। सो कंसिडर अ ब्लॉक ऑफ वेट W, this is the W is the weight of this block placed on a frictionless floor। अभी यहाँ पे हमने फ्रिक्शन की बात नहीं की है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शनलेस फ्लोर के बारे में, ठीक है। तो इसके अंदर वेट है W, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, अपने फ्लोर को जिस फ्लोर पे रखा हुआ है क्या कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है। क्या कर रहा है, इसको प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, because of its weight it presses the floor at every point in the contact, and the floor also apply the equal and opposite reaction force on each and every point, ठीक है। तो बेटा हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक सिंगल रिजल्टेंट। देखो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ क्या, कि ये जो आपके पास फोर्सेस थे, ये जो आपके पास फोर्सेस थे, इसका जो रिजल्टेंट आया बेटा, ये क्या आया, mg, जो कि था उस बॉडी की वेट के बराबर, ठीक है। लेकिन जो ये जो रिजल्टेंट आएगा, जो फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स जो इसके ऊपर लगाएगा, ब्लॉक के ऊपर जो फ्लोर लगाएगा, उसका जो रिजल्टेंट फोर्स आया वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया और यहाँ पे दिखा दिया, नॉर्मल रिएक्शन, और उसको हम एन से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट द फ्लोर इज स्मूथ, फ्लोर इज फ्रिक्शनलेस। तो बेटा यहाँ पे आप देखेंगे ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी, ठीक है। फ्लोर क्या है बेटा, फ्रिक्शनलेस है आपका। तो अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं कि एक बात यहाँ पे आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नोट, यहाँ पे आप लिखेंगे नोट, यहाँ पे आप लिखेंगे नोट, और नोट में क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन, normal reaction always acts perpendicular to the contact surface। इस बात को यहाँ पे आप ध्यान से रखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस। मतलब अगर इस बॉडी का वेट क्या है बेटा, W है, और ये नीचे की तरफ है, कौन लगा रहा है, अर्थ लगा रहा है, तो बेटा यहाँ पे ये इस फ्लोर को क्या करेगा, प्रेस करेगा, जिसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर लगाएगा, कौन, फ्लोर।
ये क्या करेगा, फ्लोर को क्या करेगा, प्रेस करेगा अपने वेट की वजह से, तो फ्लोर भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और उस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा बेटा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन एम। बेटा ये फोर्स जो है ये किसने लगाया है, अर्थ ने लगाया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये किसने लगाया है इसके ऊपर, ये किसने लगाया इसके ऊपर, ये इसके ऊपर लगाया है फ्लोर ने। ये किसने लगाया है, फ्लोर ने लगाया है इसके ऊपर। ठीक है, अभी हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम जब हम डिस्कस करेंगे तब आप देखना पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा कि कौन सा फोर्स किसने लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया, सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएंगी। तो अभी नॉर्मल रिएक्शन के बारे में इतना ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे हम डिस्कशन करते हैं एक दूसरा केस में। अगर मैं बात बताऊँ आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए, तो देखो क्या होगा बच्चों, ये क्या है, मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और इस इंक्लाइंड प्लेन पे बेटा क्या रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस तरीके से। तो बेटा होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा वो तो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, लेकिन बेटा इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन आएगी ना वो आएगी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, मतलब इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो ये आएगी बेटा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जो होती है हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है। ठीक है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पता चला। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ठीक है अगर ये फ्रिक्शनलेस ना हो करके यहाँ पे अगर फ्रिक्शन आ जाता तो उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, एक केस लेते हैं कि ये है हमारे पास क्या, एक रफ सरफेस, ये है हमारे पास क्या, एक रफ सरफेस, ये है हमारे पास बेटा क्या, एक रफ सरफेस। ठीक है, और इस रफ सरफेस के ऊपर बेटा क्या है, एक ब्लॉक है। ठीक, और इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है मोशन की वो है राइट डायरेक्शन में, मतलब या तो मोशन हो रहा है या फिर टेंडेंसी है मोशन की इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये मतलब नहीं है कि मोशन कैसे हो रहा है, सिर्फ यहाँ पे आप एक बात समझें कि मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ना, जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि क्या करेगा बेटा, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूँ एक बात, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ, और वो बात क्या है बच्चों, उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक फोर्स लग रहा होगा जो कि लगा रही होगी अर्थ इसके ऊपर और होगा इसके वेट के बराबर। ठीक, अब इस वेट की वजह से ये क्या कर रहा है, अपने फ्लोर को क्या कर रहा है, प्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से फ्लोर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फ्लोर इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और लगा रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, ये है हमारे पास बॉडी नंबर ए, और बेटा ये जो फ्लोर है ये है हमारे पास बेटा बॉडी नंबर बी। तो बेटा यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है क्या लग रहा है, एन ए बी। ये क्या हो रहा है, एन ए बी का मतलब समझो, फोर्स अप्लाइड ऑन बॉडी ए बाय द बी, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द फ्लोर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। इसके ये मतलब ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा इस सरफेस से। ठीक है बेटा, इसकी टेंडेंसी जो थी मोशन की वो थी इस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द राइट इसकी टेंडेंसी थी। तो बेटा यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो लगेगा टूवर्ड्स द लेफ्ट, क्या लगेगा बेटा, टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ क्या, कि यहाँ पे मैं अलग से बना के दिखाता हूँ कि ये तो था बेटा आपके पास क्या, नॉर्मल रिएक्शन जो कि लगाया किसने, फ्लोर ने उस ब्लॉक के ऊपर, और बेटा ये क्या है बेटा, ये है आपके पास फ्रिक्शन, ये क्या है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स किसने लगाया, फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए बाई द फ्लोर बी। ठीक है, जब टेंडेंसी क्या थी मोशन की, टूवर्ड्स राइट थी। तो बेटा होगा क्या यहाँ पे, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैं जो आपको यहाँ पे बात बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि ये जो है इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ये जो है इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ये जो है इसका एक रिजल्टेंट आएगा, ये जो है इसका एक रिजल्टेंट आएगा। ठीक है,
ये जिसको हम लोग बोलते हैं आर, और इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ मैं RAB। तो बेटा फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। तो बेटा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, लिखेंगे कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स को हम R से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, और ये किस किस की वजह से होता है? ये होता है नॉर्मल रिएक्शन की वजह से प्लस फ्रिक्शन की वजह से, और जो रिजल्टेंट होता है किसका? फ्रिक्शन फोर्स का और नॉर्मल रिएक्शन का, वही होता है क्या? कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इस तरीके से। तो आप देखो ये कांटेक्ट फोर्स जो है ये इसके इस डायरेक्शन में लगेगा, रिजल्टेंट जो होगा इसका। तो यहाँ पे आपको एक बात समझ में आई। तो बेटा रिएक्शन जो होता है ना, कांटेक्ट फोर्स जो होता है कि सेल्फ एडजस्टिंग नेचर है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स जो होता है वो होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब अभी हम समझाएंगे, एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल जब हम आपको कराएंगे तब आपको सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स का असली मतलब पता चलेगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन कर लिया? अभी तक हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कशन कर लिया? फोर्सेस के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने पढ़ लिया इट इज़ द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अनदर। फिर हमने बात किया टू डिफाइन अ फोर्स मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड। फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, जिसके अंडर हमने पढ़ा ग्रेविटी फोर्स जो होता है वेट। फिर पढ़ा हमने टेंशन के बारे में। उसके बाद फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? नॉर्मल रिएक्शन के बारे में। अब नॉर्मल रिएक्शन के बाद फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? कांटेक्ट फोर्स के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। बेटा एक फोर्स और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ डिटेल में नहीं बताऊंगा। जब हम वर्क एनर्जी वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे तब हम स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप यहाँ पे एक बात ध्यान रखें कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है उसके बारे में बस मोटा मोटा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। जो स्प्रिंग फोर्स है उसको हम इसके अंदर एफ से मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो होता क्या है कि कोई भी आपके पास क्या होगी? स्प्रिंग होगी लाइक दिस। ये क्या है हमारे पास बेटा? स्प्रिंग है। लेटेस्ट से बेटा इस स्प्रिंग का जो क्या है एक एंड क्या है? फिक्स है। ठीक है, इस स्प्रिंग की क्या है बेटा? स्टिफनेस क्या है? के है। स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग इज के। अगर आप क्या करोगे, इसके ऊपर फोर्स लगाओगे एफ न्यूटन का, एफ इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द स्प्रिंग, तो बेटा इसके अंदर क्या होगा? आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और उस डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी इसके बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, इसका मतलब बेटा क्या होगा? जो डिफ्लेक्शन होगा स्प्रिंग के अंदर वो होगा एफ बाई के। एफ बाई के, वेयर के इज द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एफ होता है वो ज़्यादा है के इंटू डेल्टा। बस इतना आप याद रखेंगे। ठीक, ये है। लेकिन यहाँ पे आप एक बात समझो, ये अभी सिर्फ मैंने आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड बताया है। ठीक है, अब ये जो डेल्टा है ये जो डेल्टा है ये इलोंगेशन या कंप्रेशन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। बेटा ये जो डेल्टा है ना, ये नेचुरल लेंथ से स्प्रिंग के अंदर कितना डिफॉर्मेशन हुआ, नेचुरल लेंथ में थी अपनी स्प्रिंग इनिशियली जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था। अगर आप कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई करते तो बेटा नेचुरल लेंथ से उसकी लेंथ कम हो जाती तो उसको बोलते क्या? कंप्रेशन। अगर नेचुरल लेंथ से लेंथ बढ़ जाती जब हम टेंसाइल फोर्स अप्लाई करते तो क्या बोलते? इलोंगेशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम स्प्रिंग फोर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे हमने सारा डिस्कशन किया किसके बारे में? फोर्सेस के बारे में। तो अभी आपको जो कुछ भी यहाँ पे नोट करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। हमने यहाँ से अपना स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का लेक्चर, फिर स्टैटिक्स, काइनेटिक्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। फिर हमने रिजिड बॉडी के बारे में बात की, फिर हमने फोर्सेस के बारे में बात की,
फिर हमने टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में बात की, जिसमें हमने ग्रेविटी, टेंशन, नॉर्मल रिएक्शन, कॉन्टैक्ट फोर्स, इन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात किया किसके बारे में, स्प्रिंग फोर्सेस के बारे में। अब बेटा यहाँ पे हम एक बेसिक चीज़ बता देते हैं। यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक चीज़ बताना चाहूँगा। कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है वेक्टर वगैरह समझने में, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू उसका दे देता हूँ कि वेक्टर की एनालिसिस कैसे की जाती है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे हम आपको बात करने जा रहे हैं, क्योंकि बेटा वेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कुछ बच्चे होंगे जिसको दिक्कत होगी वेक्टर को समझने में, तो उनके लिए ही यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि वेक्टर के बारे में चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ा सा ओवरव्यू किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। देखो वेक्टर एडिशन की अगर मैं बात करता हूँ, वेक्टर एडिशन की मैं यहाँ पे बात कर देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं वेक्टर एडिशन के बारे में। तो बेटा देखो क्या है, लेट अस से कि हमारे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं। लेट अस से एक है बेटा ए मैग्नीट्यूड का और एक है बेटा बी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और इनके बीच का जो बेटा एंगल है वो है क्या, थीटा। दो फोर्सेस हैं, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं और दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है बेटा, थीटा है, ठीक है। क्या है, थीटा है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले बेटा क्या करो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा दिखाया इस तरीके से, मतलब इसका प्रोजेक्शन ही है ये, ठीक है। तो बेटा क्या होगा, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा और रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा आएगा इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। ए और बी का जो रिजल्टेंट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा और लेटस से जो रिजल्टेंट है वो ए के साथ बीटा एंगल बना रहा है। क्या कर रहा है, बीटा एंगल बना रहा है। बेटा ये जो फोर्स है बी, ये वाला जो फोर्स है बी, वही फोर्स बेटा ये भी तो बी है कि नहीं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बी का जो एंगल है इसके साथ में अगर थीटा है तो बेटा ये एंगल भी तो थीटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बी के दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, देखो क्या होगा। यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर बेटा ये क्या है, इतना लेंथ क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस लगा करके देखोगे तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ना, ये कितनी आएगी मालूम है, ये आएगी बी कॉस थीटा। और बेटा ये वाली जो डिस्टेंस आएगी ना, ये वाली, ये कितनी आएगी मालूम है, ये आएगी बी साइन थीटा। अगर आपको आर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप इस ट्रायंगल को देखो, ए बी सी वाले ट्रायंगल को, ए बी सी वाले ट्रायंगल को देखो और यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। लिखना नहीं है कॉपी में, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आता है। तो जब पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बेटा ए बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। तो उसकी वजह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा कि आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो कुल मिला के जब आप उसको सॉल्व कर लोगे तो क्या होगा, जो आर की वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी कितनी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये आया रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। अगर हम बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, तो बेटा जो डायरेक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं ये बीटा से जो हमने दिखाया है, रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन जो है बीटा है विद रिस्पेक्ट टू ए। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, टेन बीटा की वैल्यू। ये वाला ट्रायंगल देखो पूरा ए बी सी को फिर से, तो यहाँ पे टेन बीटा जो होगा बेटा वो कितने किसके बराबर होगा, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये चीज़ होगी।
tan बीटा विल बी इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। बेटा ये जो है बेसिक चीज़ है, आपको आनी चाहिए, यहाँ पे नहीं सिखानी चाहिए लेकिन सिखानी पड़ रही है क्योंकि कुछ बच्चों को यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं अगला, डेट इज ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ देखो क्या है कि दो फोर्सेस हैं, जैसे क्या ये है हमारे पास फोर्स ए इस तरीके से, ठीक है, ये क्या है बेटा हमारे पास फोर्स है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन गलत कर दिया है, यहाँ पे जब वेक्टर का डायरेक्शन दिखा दिया है तो ए के ऊपर हेड नहीं लगाएंगे, ठीक है, राइट। और बेटा ये क्या है, एक दूसरा फोर्स है बी, ठीक। तो यहाँ पे जो इसका रिजल्टेंट है वो कैसे दिखाया जाएगा, जो बी का टेल है वो ए के हेड से अगर जुड़ा हुआ है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा बेटा वो होगा क्या, इस तरीके से, ये होगा रिजल्टेंट फोर्स। देखो कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ बी को यहाँ से उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया है। रिजल्टेंट फोर्स का डायरेक्शन तो यही है ना, ये तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे ये है हमारे पास क्या, जो आर का वैल्यू है बेटा वो है ए प्लस बी, ये है इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक। तो ये होता है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी के साथ यहाँ पे हमारा ये लेक्चर यहीं फिनिश होता है। अगले लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे नहीं आए हैं, अभी ध्यान रखना, अभी मेन टॉपिक से कोसों दूर है। और मेन टॉपिक हमारा जो चैप्टर का नाम है क्या है, इक्विलिब्रियम एंड प्लेन ट्रेसेस। अभी इस चैप्टर की शुरुआत भी नहीं हुई है, आज सिर्फ हमने बेसिक कंसेप्ट को कवर किया है। तो आप अच्छे से इसके नोट्स बनाना, जो चीज़ें लिखाई हैं वो लिखना अपनी कॉपी में। फिर हम अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और आप हमको टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पे हम रेगुलर बेसिस पे डाउट सॉल्व करते रहते हैं। और यूट्यूब पे तो आप लोग हैं ही। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।